हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम 17 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब रिपोर्ट। देखो, 4 इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे आप देख पाओगे, नितिन कुमार भारती जी, लुकास चैनल, थॉमस पिकेटी का तो नाम तो आपने सुना ही होगा, एंड इसके अलावा अनमोल सुमनशी जी। इन्होंने यहाँ पर ना इंडिया का काफी सारा डेटा कलेक्ट किया इनकम के ऊपर, वेल्थ इनइक्वालिटी के ऊपर, एंड यूजिंग दैट डेटा इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से इंडिया में इनइक्वालिटी में बदलाव आया है। और जो इन्होंने रिपोर्ट दी है ना, दैट इज बिलियनर राज, जिसको किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इक्वालिटी लैब के द्वारा। अब अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हो ना, यू विल रियलाइज कि इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर इंडिया के टॉप 1% की आप बात करते हो ना, तो देखने को मिलेगा कि आज के समय 22% इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन टॉप 1% के पास जा रही है। एंड अगर ओवरऑल वेल्थ की बात करें तो लगभग 40%। अब आप लोग, कई लोग ना इनकम और वेल्थ में कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इनकम होता है कि आप एक साल में कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है। और वेल्थ है कि टोटल पैसा आपका जितना अकोमोडेटेड है ओवर द ईयर्स, उसको बोलते हैं वेल्थ। आपकी पूरी पूंजी कितनी आपके पास पड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारा जो देश है वो ब्रिटिश राज के बाद और भी अनइक्वल हो गया है। लगना तो आपको ये चाहिए कि यार देश आजाद हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो अंतर है ना, अमीर और गरीब का बढ़ता ही जा रहा है। अमीर और गरीब यहाँ पे होता जा रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ इस पेपर ने ये भी बोला है कि इंडिया के टॉप 1% इनकम का शेयर वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इवन जैसे यूएस हो गया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को भी हमने इसके अंदर पीछे छोड़ रखा है। तो इंडिया का टॉप 1% के पास इतनी ज़्यादा इनकम है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्पैरिटी बहुत हैवी लेवल के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। टॉप 1% की बात करें तो उनके पास एवरेज वेल्थ है लगभग 5.5 करोड़ के आसपास, जो कि एक एवरेज इंडियन से 40 गुना ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लोएस्ट 50% की, तो उनके पास लगभग 1.7 लाख उनकी इनकम है। एंड उसी तरह से अगर मैं बात करूं मिडिल 40% की, ठीक है, इनकम नहीं है, वेल्थ की बात हो रही है, एंड मिडिल 40% की बात करूं तो लगभग वो 9.6 लाख है, जो कि 0.7 टाइम्स बनता है नेशनल एवरेज का। तो आपको हर नंबर तो याद नहीं रखना, पर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप 1% के पास कितनी एवरेज वेल्थ है, या फिर टॉप 1% के पास और कितनी वेल्थ और कितनी इनकम है। क्योंकि जब मेंस का एग्जाम आएगा ना, तो मेंस के अंदर आपको कहीं पर भी इनइक्वालिटी, चाहे वो GS2 हो या GS3 हो, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस डेटा को डेफिनेटली आप कोट कर सकते हो बाय सेइंग कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट ये सारी बातें करती है। अब एक्चुअल में ना ये मुद्दा मेंस में ही ज्यादा आपको काम आएगा, क्योंकि समवन माइट आस्क यू कि यार ये जो इनइक्वालिटी है इसके क्या कारण है, या फिर कहीं ना कहीं इसके हम क्या सजेशंस हो सकते हैं इस इनइक्वालिटी को कम करने के। तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कारण यहाँ पे कुछ बताए गए हैं ना, कि अगर हम बात करें स्पेशली लिबरलाइजेशन की, आप जानते हो LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं 1991 के बाद लोगों की इनकम बढ़ी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं इससे प्राइवेटाइजेशन में मदद मिली है, एंड उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, ठीक है। आजकल के टाइम के ऊपर आप देखते हो ना, अंबानी, अडानी, ऐसा नहीं है कि पहले इनके पास पैसा नहीं था, नहीं, इनके पास तब भी पैसा था। पर 1991 के बाद एंड स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर वो इनकम का जो बढ़ने का रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, एंड अकॉर्डिंगली वेल्थ भी उस हिसाब से इंक्रीज हुई है। तो लिबरलाइजेशन के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि एक शार्प इंक्रीज आता है इनकम इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप, जैसे मैं बता रहा था, कैपिटल इनकम का राइज होता है, उसके हिसाब से लेट 1990s में भी इनकम वेज ग्रोथ में इंक्रीज आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो क्वालिटी एजुकेशन आज के समय पर भी सबको प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें बॉटम 50% की, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन अभी भी नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से ये लोगों के पास प्रॉपर जो स्किल्स हैं वो नहीं आ पाते, एंड इस वजह से अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, जिस वजह से वेल्थ एक्युमुलेशन की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर नोटिस करो ना, कि ज़्यादातर जो इनकम बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का एक मैसिव मैसिव ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब जो लोग सर्विस सेक्टर में थे, जो हाई एंड जॉब्स काम करते थे, उन्होंने तो अपनी इनकम बढ़ा ली।
उन्होंने तो अपनी अपनी फैमिली का जो था वेलफेयर कर लिया। पर कहीं न कहीं जिन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द की रीज़न्स कि क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से वो अपना स्तर, वो अपना लाइफ़ का जो लेवल था, उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाए। ठीक है ना? अगर हम बात करें बाकी अगर आप नोटिस करो, तो कुछ और कारणों की वजह से भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि इनकम शेयर उतना ज़्यादा नहीं है। तो 1991 को ना मेजरली यहाँ पे बात करी गई कि एलपीजी से लोगों की इनकम ज़रूर बढ़ी है, पर उससे खाई भी इंक्रीज़ देखने को मिल जाती है। तो कहीं न कहीं सरकार को चाहिए कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स इन सब चीज़ों के ऊपर और भी ज़्यादा फ़ोकस करे, ताकि जो लोअर अ, मतलब पीपल जिनका लोअर इनकम है, उनको भी हम अच्छे से टारगेट करते हुए उनको भी और अच्छे से उनको भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाए। यहाँ पर ना कुछ और भी सजेशंस यहाँ पे बताए गए हैं। पहली बात तो ये देखो, जो डेटा है ना, इन्होंने बहुत अलग-अलग सोर्सेज़ से कलेक्ट किया है। तो कहीं न कहीं इंडिया में कोई प्रॉपर तो इनकम एस्टिमेट्स या सर्वे बेस्ड वेल्थ डेटा नहीं है, पर इन्होंने अलग-अलग सोर्सेज़ के माध्यम से कोशिश करी है ताकि एक प्रॉपर होलिस्टिक डेटा हमारे सामने आ पाए। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है ना, उसके अंदर इन्होंने ये किया है कि अगर हम बात करें टैक्स के अंदर, देखो टैक्स जैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ, मान लो किसी की इनकम है 1 करोड़, तो इस इनकम के ऊपर अब टैक्स लगता है ना, इन्होंने बोला है नहीं, हमें टैक्स रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जहाँ पर इनकम के साथ-साथ इंसान की वेल्थ कितनी है, वो दोनों को हम एस्पेक्ट में लें। एंड जो यहाँ से पैसा आएगा, उसकी मैक्सिमम स्पेंडिंग हमें हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन के ऊपर करनी पड़ेगी। सरकार कोशिश करती है, बट अभी भी उतना हम स्पेंड नहीं कर पाए जितना बाकी देशों के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे होता है। तो यहाँ पर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमें बढ़ाना पड़ेगा, एंड टैक्सेस के अंदर हमें इनकम भी, एंड साथ-साथ उसका कितना पूँजी उसके पास है, उसके हिसाब से ये चीज़ हो पाएगी। क्योंकि आप देखते हो ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आप कोशिश करते हो कि जो रिच है, उसको हम ज़्यादा टैक्स करें, ताकि वहाँ से जो पैसा आए, वो हमारे गरीब तबके के लोगों की तरफ जाए। और उसमें एक वेल्थ का भी है कि मान लो किसी ने ऑलरेडी 100 करोड़ अपने पास पैसा इकट्ठा कर रखा है। भले ही उसकी इनकम आज के समय हो सकता है कम हो, पर 100 करोड़ पैसा इकट्ठा है ना, तो इसको इस वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगाओ। ऐसा इस पेपर का कहना है, ठीक है ना? अब आप इससे कितना सहमत हो, कितना नहीं हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, पर ऐसा इनको यहाँ पे ये बात इनके द्वारा करी गई है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक सुपर टैक्स लगाना पड़ेगा। सुपर टैक्स किसके ऊपर? इन्होंने कुछ यहाँ पे ऐसा बताया है कि टॉप 167 फैमिलीज़ हैं 2022-23 के अंतर्गत, जैसे अंबानीज़, अडानीज़ मतलब, तो उनके ऊपर अगर हम ज़्यादा टैक्स भी लगाएँ, सुपर टैक्स 2% का उनकी नेट वेल्थ के ऊपर, तो कहीं न कहीं अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उससे नेशनल का बहुत ज़्यादा उद्धार हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इनकी जो इनकम आती है वो हज़ारों करोड़ों के, सॉरी, वेल्थ जो आती है हज़ारों करोड़ों के अंदर है। ठीक है ना? तो उससे कहीं न कहीं ये सुपर टैक्स लगेगा, तो कहीं न कहीं सरकार की जो फिस्कल स्पेस है वो भी फ्री अप होगी, एंड अकॉर्डिंगली हम काफ़ी खासा अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कर पाएँगे, जिसके पुअर पीपल को बेनिफिट होगा। देखो, ये इनके सजेशंस हैं। हो सकता है आप यहाँ पे इनसे सजेशन से उतना एग्री ना करते हो। आप बोलोगे सर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगाना है, सुपर टैक्स, है ना? तो वो भी एक डिबेट का मुद्दा है, पर इनका कहीं न कहीं कहना यही है कि आप गरीबों के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड स्किल्स, इनके लिए उन चीज़ों पे काम कीजिए ताकि उनका बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल पाए। साथ ही साथ आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के बारे में, तो ये एक रिसर्च फैसिलिटी है आपकी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। इसका कोशिश ये रहती है कि अलग-अलग ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनामिक्स के अंदर रिसर्च कर पाए, एंड आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ ये मिलकर काम कर सकता है, जो डेटाबेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैंने आपको 4 स्टार्टिंग में नाम बताए भी थे। ठीक है? दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू ये सर्च करके आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस की जो पीडीएफ्स होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे मदद मिलती रहे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पायलट प्रोग्राम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। अब हुआ क्या है ना, सरकार के द्वारा यहाँ पर इस पायलट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? देखो, अभी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग ना ये समझते होंगे कि देखो, जैसे रोड पे किसी का मान लो लेट्स से एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे टाइम के ऊपर ना कहीं न कहीं बहुत इश्यूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कई बार इसके पास जाने से डरते हैं कि यार हमने इसको मान लो हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, तो हमारे ऊपर पुलिस एक्शन ना ले ले, हमसे कुछ सवाल जवाब ना करे, इस तरह की चीज़ें। पर आप जानते हो एक चीज़ होती है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर पता क्या होता है? जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ ना, तो एक्सीडेंट होने के विदिन द 1 आवर इसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। क्यों? क्योंकि अगर इस 1 घंटे के अंदर-अंदर इसको मेडिकल असिस्टेंस मिल गई ना अच्छी, तो उसकी जान बचाने की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। गेटिंग इट? तो हमारी ना इस पर्टिकुलर
जो हम प्रोग्राम लाए हैं एक अभी तक तो पायलट फेसेस पे ही है, अगर ये अच्छा रहेगा तो आगे इसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर यहाँ पे कोशिश ये है कि प्रॉपर टाइमली बेसिस के ऊपर मेडिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड की जा पाए आपके रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। तो आपका जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है उसका माध्यम से ये लीगल मैंडेट होगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये इसकी मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे, कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इसके माध्यम से जो आपके विक्टिम्स होंगे उनको अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख पर एक्सीडेंट पर पर्सन का यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा एंड साथ ही साथ फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। तो जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट के होंगे वो यहाँ पे इसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो बेनिफिट्स यहाँ से कहाँ से ऑप्ट किए जा सकते हैं, आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके पैकेजेस के माध्यम से उसको किया जा सकता है एंड साथ ही साथ आपके जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है वहां से इसके क्लेम्स को रीइंबर्स किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं एंड इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे आईटी प्लेटफॉर्म भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ईडार एप्लीकेशन, मैं भी आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी। एंड अगर इसका रिस्पॉन्स ठीक आता है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसको पूरी कंट्री में यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आपका स्टेट हेल्थ एजेंसी पुलिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर ये कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये गोल्डन आवर मैंने आपको समझा ही दिया। इंजरी होने के जस्ट 1 घंटे का विदिन का टाइम उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, राइट? और जो मैं आपसे कह रहा था ना ईडार के बारे में, वो क्या है? ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट या फिर इसको आई-रैड के नाम से यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके माध्यम से पता क्या होता है? इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि हमारी सड़कों के ऊपर कितना एक्सीडेंट हुए, कहाँ पर एक्सीडेंट हुए। अगर कुछ ऐसी जगह है आपकी सड़क की जहाँ पर प्रॉब्ली ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो सड़क की कुछ इंजीनियरिंग में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो कोशिश ये है ना कि रोड्स जो है ना हमारे सबके लिए सेफ बने। तो उसका एक डेटाबेस है हमारे पास ईडार के नाम से, जो भी डेटा होता है उसको हम कहीं न कहीं एनालिसिस करते हैं उसका, उसका देखते हैं उससे क्या-क्या चीज़ें ठीक होती हैं, तो एक्सीडेंट का पूरा एक डेटाबेस यहाँ पे बन जाता है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज़ है, वो यहाँ पे इस डेटाबेस को मेंटेन करती है एंड यहाँ पे फंडिंग थोड़ी बहुत आपकी वर्ल्ड बैंक से भी आती है। बाकी आप जानते हो जो भी इस कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा कहाँ से दिया जाएगा? आपके मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के माध्यम से, जो एक फंड है अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो कोई भी आपका रोड एक्सीडेंट का पेशेंट होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उनको कंपनसेशन देने के लिए ये फंड को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है। एक आखिरी चीज़, देखो यहाँ पर ना एक पहले की स्कीम है वैसे तो, गुड स्मैरिटन स्कीम, ये भी काफ़ी यहाँ पे लिंक करती है। इसका ना पॉइंट यही है इसको लाने का, इस स्कीम को, कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो भैया आप ना इस बंदे को हॉस्पिटल छोड़ आओ, मतलब हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे से भी सवाल जवाब करेंगे, पुलिस वाले क्या कहेंगे मुझे, नहीं। आप तो बल्कि इस बंदे की मदद कर रहे हो ना, इसकी जान बचा रहे हो। तो आपको ना यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, इस स्कीम के माध्यम से, गुड स्मैरिटन स्कीम। तो जो भी इंसान इस तरह से किसी की जान बचाएगा, उसको यहाँ पे गुड स्मैरिटन का यहाँ पे अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना? 5,000 रुपया पर इंसिडेंट आपको यहाँ पे, आपको एज़ अ कैश प्राइज़ कैश सरकार देगी एंड साथ ही साथ आपको एप्रिसिएशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक गुड सिटीज़न हो, ऐसा आप कह सकते हो। तो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ ने यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च करी थी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी। देखो दरअसल में ना एक रिसर्च पेपर है, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, जिसको आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिलीज किया है। अब पहले तो आप लोग ये समझो, ये जो रिपोर्ट है ना या जो ये रिसर्च पेपर है ये डील करता है फोर्स्ड लेबर के साथ। अब पहला जो चीज ये दिमाग में आनी चाहिए कि आखिर फोर्स्ड लेबर होती क्या है। देखो फोर्स्ड लेबर ऐसी लेबर होती है जो कि आपकी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का अर्थ क्या? आपकी मर्जी के बगैर, और साथ ही साथ उसमें एक कोएर्जन का भी प्रिंसिपल होता है, यानी कि आपको फोर्सफुली कोई चीज़ करवाई जाती है, आपका उसके अंदर कंसेंट नहीं होता। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, जैसे मान लो मैं फिजिक्स वाला के लिए काम करता हूँ, तो मेरा ना कंसेंट है, मेरा एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप ये काम करना चाहते हो, बिल्कुल। पर अगर मान लो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा और आपको बस बोल दिया कि आप ये काम करो और आपको काम करना ही पड़ेगा, इट इज़ अ फोर्सफुल थिंग। आपका कंसेंट भी नहीं लिया गया, आपसे पूछा भी नहीं गया, नहीं, आपको करना है तो करना है। एंड जनरली पता क्या होता है, आप एक पेनल्टी की वजह से आपके ऊपर ये काम थोपा जाता है। जैसे मान लो किसी ने उधार लिया था किसी से, अब वो उधार दे नहीं पा रहा उसको किसी भी कारण की वजह से, अब उसको बोला गया कि नहीं आपको ये काम करना है, और उसके अंदर हो सकता है पैसा या तो मिले या फिर बहुत ही कम मिले, बहुत ही लो इनकम हो, बहुत ही लो पे आपको यहाँ पे किया जाए। ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। अब आप लोग जानते हो कि देखो इंडिया के अंदर बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 इनके माध्यम से आपकी बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड है।
दुनिया भर में भी अलग-अलग प्रयास चल रहे हैं, पर फिर भी अगर हम बात करेंगे ना, तो इस रिपोर्ट ने, इस रिसर्च पेपर ने ये बताया है कि लगभग $36 बिलियन पर ईयर इतनी इल्लीगल अर्निंग्स इसके माध्यम से हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एक बड़ा चिंता का विषय है। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 21, 23 है ही है, उसके अलावा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ये भी हमारे पास देखने को मिल जाएगा। अगर हम सरकार के आंकड़े के हिसाब से जाएँ ना, तो 1978 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 3,15,000 लोगों को हमने रिलीज़ कराया है बॉन्डेड वर्क के बाहर से उससे, ठीक है? एंड साथ-साथ अगर हम बात करें, पर दिक्कत ये है कि जो ट्रैफ़िकर्स की अर्निंग है, वो यहाँ से इंक्रीज़ होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है कि लगभग $10,000 पर विक्टिम ये कमाते हैं ट्रैफ़िकर्स एंड जो क्रिमिनल्स होते हैं। साथ-साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी लड़कियों को भी इस तरह से पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन उनका किया जाता है, उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, लगभग 73% प्रॉफिट्स उनके यहाँ से आते हैं, बाकी जो चीज़ें को भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो अगर हम बात करें फोर्स्ड लेबर की, तो लगभग 2 करोड़ 76 लाख 27.6 मिलियन इंडिविजुअल्स कहीं न कहीं फोर्स्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं 2021 के अंदर, यानी कि हर 1000 लोगों के पीछे 3.5 लोग फोर्स्ड लेबर के अंदर उनको उनसे लेबर ज़बरदस्ती यहाँ पे करवाई जा रही है। तो कहीं न कहीं कोशिश ये है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो इन सेक्टर्स के अंदर, ताकि लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा पाए। तो आपका माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इस तरह की सर्विसेज़ के अंदर भी या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लोगों को अक्सर इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है ना? तो इसके रूट कॉज़ को एड्रेस करना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ताकि हम इस डायरेक्शन में काम कर पाएँ। ठीक है? एक ना हमारे यहाँ पे एक पेंसिल पोर्टल भी है, ठीक है ना? वो ये एक्चुअली चाइल्ड लेबर के साथ लिंक करता है। तो वो भी यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिवेंट कर रखा है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 21 हो गया, 23 हो गया एंड इवन 24 भी, जहाँ पे बच्चों की बात करी जाती है, वो भी यहाँ पे इसके साथ कहीं न कहीं लिंक करता है। थोड़ा-सा मैं आपको आईएलओ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो रिसर्च पेपर है, य ये आपका आईएलओ ने ही यहाँ पे आपका लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ आईएलओ की, तो आप देख पाओगे कि 1990 के अंदर आईएलओ को एस्टेब्लिश किया गया था एज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ध्यान देने वाली बात ये है, ये ना एक यूएन एजेंसी है और ये एकमात्र ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है। अब आप लोग बोलेंगे सर यूएन एजेंसी तो हम जानते हैं, पर ये ट्राइपार्टाइट क्या है? ट्राई का मतलब क्या होता है? सर 3 होता है। तो यहाँ पर ना 3 पार्टनर्स हैं। सर कौन 3? एक तो आपकी सरकार, ठीक है? एक आपके एम्प्लॉयर्स, बिल्कुल होने ही चाहिए, और तीसरे क्या? आपके वर्कर्स। तो इस तरह से ना 3 पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। ये तीनों यहाँ पे कहीं न कहीं साथ में आते हैं आईएलओ के अंदर। इनके माध्यम से आपके जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो देखी जाती हैं। क्यों? ताकि सबके लिए सोशल जस्टिस हो, सबके लिए डिसेंट वर्क हम यहाँ पे एन्श्योर कर पाएँ, ये आईएलओ का काम यहाँ पे रहता है। हेडक्वार्टर्स इसके आपको जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिल जाएँगे। टोटल 187 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1919 के अंदर एस्टेब्लिश हो गया था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है एंड परमानेंट रैंक मेंबर रहा है गवर्निंग काउंसिल का सिंस 1922। 2 इम्पोर्टेंट इसकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आईएलओ की, जो ये पब्लिश करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट कमीशन। देखो, आप ना एक चीज जानते हो, देखो आज के समय हम बहुत सारा फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज ऐसे इंपोर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से एक तो हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हुआ, ठीक है ना? हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फॉरेक्स हैं, डॉलर्स हैं, हमें वो यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारे ना देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपके नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के हमारे कुछ टारगेट्स हैं। आज के समय ना एनर्जी मिक्स के अंदर नेचुरल गैस केवल और केवल 6% है। पर हम चाहते हैं इस 6% को हम 15% कर दें, कब तक? 2030 के अंदर। ठीक है सर, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बढ़िया रहे और कहीं न कहीं हम यहाँ पे डिपेंडेंसी भी कम करें। तो उसके लिए हमारा नेचुरल गैस को इंक्रीज़ करने का हमारा टारगेट है 15% बाय 2030। अब कहने से थोड़ी हो जाएगा, करना भी पड़ेगा। पर अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपको ना इसके लिए, इसके ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अच्छी खासी पाइपलाइन नेटवर्क चाहिए। इंडिया में आज के समय है नहीं, या कम है, रादर आई शुड से, एंड इस वजह से हम कई बार इसको रिमोट एरियाज़ तक हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट्स यहाँ पे लगाएँगे। इसके माध्यम से पता क्या होगा? छोटे-छोटे क्वांटिटी के अंदर, नाम ही क्या है सर, स्मॉल स्केल, छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर ट्रक्स के माध्यम से, आपकी वेसल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे? हम इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करेंगे।
समझे इस बात को? तो इंडिया ने पहला एलएनजी प्लांट यहाँ पे कमीशन कर दिया है। कहाँ पर सर? ये है विजयपुर साइट इन मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना? तो एसएसएलएनजी स्मॉल स्केल लिक्विड नेचुरल जो गैस प्लांट है, वो यहाँ पे 36 टन्स ऑफ एलएनजी डेली यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा एंड अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे भेजा जा सकता है। जो गेल इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट गैस कंपनी है, उसने यहाँ पे इस प्लांट को यहाँ पे कमीशन किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था, अभी 6% है हमारा एनर्जी मिक्स के अंदर आपका नेचुरल गैस का प्रोपोर्शन, इसको हम 15% करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसका काम देखने को मिल जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे कि इसको छोटे स्केल के ऊपर किया जाता है, नादर देन द यूजुअल जहाँ पे बड़े मेथड्स किए जाते हैं, नहीं, यहाँ पे छोटा स्केल है। यहाँ पे ट्रक्स हो गया, बोट्स हो गया, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है? हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म के अंदर हो या फिर सुपर चिल्ड फॉर्म्स के अंदर ये चीज़ की जाती है। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जैसे आपकी नेचुरल गैस थी, अब नेचुरल गैस के अंदर तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब चीज़ों को पहले रिमूव किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट आपने कर दी एक बार, फिर आपने उसको फर्दर कंप्रेस किया एंड फिर अच्छे खासे लेवल के ऊपर ना आप उसको कूल डाउन करते हो। कूल डाउन क्यों करते हो? कूल डाउन इसलिए करते हो ताकि उसको आप लिक्विफाई कर पाओ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अंदर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस रहता है। इसके माध्यम से यही है कि कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, लोकल डिमांड को मीट करेगा, छोटे-छोटे आपके रिमोट एरियाज़ तक हम उसको पहुँचा पाएँगे। नेचुरल गैस पाइपलाइन्स का अगर एक्सेस नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेगा। एनर्जी सिक्योरिटी की मदद करेगा एंड कहीं न कहीं क्लीनर फ्यूल्स आएँगे, तो एमिशंस कम होंगी एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं, हम उनको भी यहाँ पे अच्छे से अचीव कर पाएँगे। बाकी आप समझ गए होंगे स्मॉल स्केल और नॉर्मल जो आपका लिक्विड नेचुरल गैस होता है, उसके बीच के अंतर यही होता है ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ बड़े-बड़े टैंकर्स, पाइपलाइन्स के थ्रू होता है, पर स्मॉल स्केल के अंदर आपके जो छोटे ट्रक्स, वेसल्स वो यहाँ पे कर पाएँगे। इनकी कैपेसिटी कम होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। दीज़ आर द फ्यू डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसी के साथ देखो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है? उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आपका होमवर्क था कि अगर हम बात करते हैं किसी करेंसी की डीवैल्यूएशन, ठीक है? 1 सेकंड। एक करेंसी की डीवैल्यूएशन की बात करते हैं। मान लो आपका पहले था डॉलर, $1 इक्वल टू 60, अब ये हो गया $1 इक्वल टू 80। अगर ये आपका सरकार के माध्यम से हो रहा है या फिर आरबीआई के माध्यम से, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अगर यही सेम चीज़ आपकी मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड से हो रही है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एनीवेज़ बट आप समझ गए कि मैं प्रोसेस क्या कह रहा हूँ कि $1.60 अगर $1.80 हो जाता है, इससे क्या-क्या चीज़ें नेसेसरीली पक्का होंगी ही होंगी। देखो पहला कह रहा है कि इससे हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होंगे। आंसर इज़ येस, क्योंकि देखो जब भी आपका डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन होता है, उससे आपके एक्सपोर्ट्स चीपर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे की बात करें कि इससे फॉरेन वैल्यू बढ़ती है डोमेस्टिक करेंसी की, नहीं। आप नोटिस करो, पहले अगर आपको $1 खरीदना था, तो उसके लिए आपको ₹60 देने पड़ रहे थे। अब उसी $1 को खरीदने के लिए आपको ₹80 देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी फॉरेन वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ी नहीं है, वो कम हो गई है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा बात करें कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। देखो, मैंने ये ज़रूर कहा है कि एक्सपोर्ट आपके चीपर होते हैं इससे, बिल्कुल ठीक बात है। पर आप ये भी तो नोटिस करो, इससे कहीं न कहीं आपके जो इम्पोर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? इम्पोर्ट तो सर कॉस्टली हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा एक्सपोर्ट चीपर इम्पोर्ट कॉस्टली और मान लो हम बाहर से तेल मंगा रहे हैं, तो उससे हो सकता है ना कि हमें तेल मंगाना ही पड़े और तेल हम अगर हमें मंगाना ही है, तो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं होगा। उस केस में वो दूसरी साइड भी जा सकता है। इसने वर्ड ना नेसेसरीली यूज़ कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव ही होगा। किसी टाइम के ऊपर हो सकता है ये उल्टा भी चला जाए। तो दरअसल में सिर्फ 1 ओनली करेक्ट रहेगा, बाकी 2 गलत रहेंगे। दूसरा आपका होमवर्क दिया था मैंने आपको कि इनमें से कौन-सा कहीं न कहीं आपके जो करेंसी क्राइसिस है, उसके रिस्क को कम कर सकता है। जब आपको देखो बाहर से डॉलर्स आपको अच्छे खासे आएँगे, तब आपका करेंसी क्राइसिस कम हो जाएगा। तो अगर फॉरेन करेंसी अर्निंग्स आ रही हैं, तो उससे हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बाहर से आपके रिश्तेदार आपको डॉलर्स भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, उससे आपको करेंसी क्राइसिस कम हो सकता है। पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ इसका लिंकेज नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला होमवर्क ये है, ठीक है? इसको ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होना चाहिए एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ये स्टेटमेंट्स पढ़ के बताइए कि ये किस चीज़ को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों? तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। बाकी आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।